तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 25। तो भाग नंबर 24 में हमने जो तक अभी तक पढ़ा है वो आप सभी पहले पढ़ के आइएगा, तभी आपको भाग नंबर 25 समझ में आएगा, वरना आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समतल के दिए गए बिंदु से दूरी। मतलब कि समतल से जो भी एक समतल दिया गया होगा, एक बिंदु दी गई होगी, इन दोनों के बीच में जो भी हमें न्यूनतम दूरी होगी वह निकालनी है। ठीक है, और उसके साथ ही हमें क्या निकालना है, हम क्या करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 24। तो देखिए, हम सदिश रूप जो भी समतल से दिए गए बिंदु की दूरी का सदिश रूप था, जिसे हम वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, वह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके कार्तीय रूप को निकालेंगे, जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसे एक एक करके देखेंगे। मान लीजिए कि P, जिसे हम x1 y1 और z1, मैंने एक बिंदु P मान ली है, जो कि है x1 y1 और z1। ठीक है, एक बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश एक f है। मैंने इसकी स्थिति सदिश को भी a सदिश मान लिया है, तथा दिए गए समतल का कार्तीय समीकरण, और इस समतल का कार्तीय समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। ठीक है, यह हमारे समतल का कार्तीय समीकरण है। यह आप पिछले जो भी मैंने एक भाग पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया, शायद भाग नंबर 21 था, यहाँ पर 20 था, यहीं के लगभग लगभग हम इसे पढ़ चुके हैं, जो कि था समतल का कार्तीय समीकरण। यहाँ पर हमारा एक कोई भी नंबर था, बी और सी, ये तीनों हमारी कोई भी स्थिति राशि थी, और यहाँ पे एक्स बाई जेड थी, तीनों बिंदु कोई भी बिंदु थी। मान लो मैंने एक बिंदु ले लिए 1,1,1, तो यहाँ पर हम उसे एक्स बाई जेड की जगह पे रख देंगे। और डी डी क्या है, डी है हमारी समतल की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर पहले मान लीजिए, यहाँ पर मैंने इसे, जो कि हमारी मूल बिंदु, हम किसे मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं हम 0,0,0 को, इसको हमने मूल बिंदु मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मुझे समतल दिया गया है। ठीक है, तो समतल से जो भी एक अभिलंब सदिश जाएगी, अभिलंब सदिश होगी, वह मूल बिंदु से जाएगी होते हुए। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो भी समतल के बीच में दूरी होगी वही हमारी डी है। और यहाँ पे देखिए, तो ए सदिश को मैंने बताया कि ए सदिश मैंने मान ली है पी, और यहाँ पर ओ, पी ओ सदिश को, तो पी ओ सदिश हमारी क्या हो जाएगी, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो यहाँ से हमें ए सदिश अपनी मिल गई है। यहाँ पे एन सदिश क्या आएगी, एन सदिश देख लीजिए, एन सदिश आ जाएगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप सोच रहे होंगे कि एन सदिश को मैंने सीधा सीधा ऐसा कैसे लिख दिया है। देखिए, तो जो भी हमारी समतल का समीकरण दिया होता था, उसमें जो भी एक्स के आगे लिखा होता था और वाई के आगे लिखा होता था और जेड के आगे लिखा होता था, भाई हमारी समतल की समझ लीजिए, समतल के डायरेक्शन कोसाइन, नहीं डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो से। ठीक है, तो उसकी मदद से हम एन कैप को लिख सकते हैं। एन सदिश को मैंने मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ से हमने ए सदिश निकाल लिया है, और जो भी हमारे समतल का कार्तीय समीकरण था उसे भी निकाल लिया है, और एन सदिश भी निकाल लिया है। तो चलिए अब तीनों चीजों की मदद से हम इसके कार्तीय रूप को निकालेंगे। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, यह मेरी एक क्यू बिंदु है, जो कि पाई 1 समतल पर, पाई 1 समतल पर स्थित है। और यह मेरी पी बिंदु है, जो कि हमारी पाई 2 समतल पर स्थित है। पाई 2 समतल हमने खुद से मान लिया है, जो कि पाई 1 समतल के समांतर समतल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी बिंदु ओ है, जो कि मूल बिंदु है। यहाँ से ओ बिंदु से मैंने पहले पी बिंदु तक एक एक रेखा खींची। ठीक है, ओ और पी बिंदु को मैंने जोड़ दिया है। तो ओ पी बिंदु को मैंने जैसे जोड़ा, मैंने आपको बताया था पी बिंदु की स्थिर सदिश क्या थी, वो की ए सदिश। ठीक है, तो ओपी बिंदु को जोड़ने के बाद मैंने इसकी स्थिर सदिश को क्या मान लिया है, ए सदिश। ठीक है, और पी और मैंने क्यू बिंदु को भी जोड़ दिया है। और आप यह ध्यान रखना कि पी और क्यू बिंदु को हमारी एक अभिलंब सदिश ही जोड़ेगी। अभिलंब सदिश क्या थी, यह हमारी थी, एक कोई भी समतल लिया था और उसके 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर हमारी ऊपर जाने वाली सदिश या फिर नीचे जाने वाली सदिश हमारी अभिलंब सदिश थी।
ठीक है, तो ओपी बिंदु को जब हम जोड़ देंगे तो यह हमारी अभिलंब सदिश हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमने एन सदिश, एन कैप ओ एन कैप को भी जोड़ दिया है। एन कैप क्या है? एन कैप ये मेरी एक बिंदु है जो कि पाई टू समतल पर स्थित है। ठीक है, तो ओ एन कैप कैसे जुड़ेगा? यह भी हमारे अभिलंब सदिश के द्वारा जुड़ेगा। और आपको ध्यान ही होगा, मैंने आपको अभी बताया है कि पाई वन और पाई टू सदिश, पाई वन और पाई टू समतल दोनों एक दूसरे की समांतर हैं। मतलब कि जो भी हमारी ओ एन सदिश को, ओ एन को मैंने जोड़ा है, वही हमारी सदिश जब हम उसको आगे बढ़ा देंगे तो वही बिंदु हमारी एन को जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो एन बिंदु भी मैंने एक पाई वन समतल पर मान ली है। ठीक है, और आपको यह ध्यान रखना है कि डी, डी क्या है? डी है हमारी पाई वन समतल की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, पाई वन समतल की मूल बिंदु से दूरी क्या आती? डी। अब देखिए इसे सामने से देखते हैं, तो सामने से हमें एक पाई वन समतल दिखता है और एक पाई टू समतल दिखता है। पाई टू समतल पे हमने एक पी बिंदु मानी है और एक एन डैश बिंदु मानी है। पी बिंदु की स्थिति सदिश क्या है? एक है, ए सदिश। ठीक है, और एन कैप है। अब हम जब एन को और ए को जोड़ देते हैं, ठीक है, एन को और ए को मैंने जोड़ दिया, तो देखिए अब आपको एक बहुत जरूरी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आप अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक, मान लो एक बिंदु मानी, एक दूसरी बिंदु मानी, यहाँ पर भी एक बिंदु मानी थी, एक दूसरी बिंदु मानी। आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों समतल हमारे समांतर हैं। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी दोनों हमारी एक बराबर ही होने वाली है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी बराबर ही होगी। तो चाहे मैं इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लूं या फिर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लूं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सरल क्या होने वाला है? सरल है हमारा एन कैप और एन के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो एन कैप और एन के बीच की दूरी और पी क्यू की भी दूरी हमारी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हमारा पी क्यू लिखा है, इसे मैं एन एन कैप के बराबर भी लिख सकता हूँ। वो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर एक बन रहा है ऐसे त्रिभुज। इस त्रिभुज के रूप मदद से हम दो सदिश को कैसे जोड़ते थे, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए एन कैप एन, और देखिए हमारी जो ओ एन डैश, ओ एन डैश सदिश है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगी? यह हो जाएगा हमारी ओ एन के बराबर। ओ एन हमें क्या दिया गया है? ठीक है, अभी हम ओ एन ही लिख लेते हैं। ओ एन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जरूरत किस चीज की जरूरत है? हमें पी क्यू की, मतलब कि इन दोनों सदिश के, इस सदिश की मुझे मान निकालना है। तो पी क्यू सदिश क्या है? पी क्यू सदिश मेरी एन कैप एन के बराबर ही होने वाला है। तो यहाँ से हम एन कैप एन का मान निकाल देंगे। यहाँ से मैंने एन कैप एन का मान निकाला, जो कि हो जाएगा ओ एन, देखिए यह दिया गया था मैं ओ एन, और यह था हमारा ओ एन डैश। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओ एन माइनस का ओ एन डैश हमारे पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू और एन कैप एन, एन डैश और एन हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो ओ एन क्या था हमारा? ओ एन था देखिए इस बिंदु से इस समतल की दूरी। ठीक है, एक मूल बिंदु से हमारी समतल की दूरी क्या थी? पाई वन समतल के बीच की दूरी क्या थी? वो थी हमारी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया है। और ओ एन कैप हम ओ एन कैप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए हमने इसे कैसे निकाला था? कुछ ऐसे करके। यहाँ पर हमारा यह था हमारा ओ एन और ओ एन कैप। ठीक है, और इसी को मैंने जोड़ दिया था। ओ पी था, सॉरी, ये और ये था हमारा एन कैप। तो जब हम ओ पी में हम उसकी दिशा जो कि हमारी ओ एन कैप की है उसका गुणा कर देंगे तो मुझे ओ एन कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? ओ पी सदिश मुझे दी गई है ए सदिश, और इसकी दिशा में क्या दी गई है? एन कैप। तो ए सदिश डॉट एन कैप हमारी यहाँ पे ओ एन कैप ओ एन डैश हो जाएगी। तो पी क्यू सदिश के बराबर क्या हो जाएगा? ओ एन माइनस का ओ एन कैप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हम हल कर चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से अतः पी के द्वारा समतल पर लंबाई क्या हो जाएगी? ठीक है, तो समतल पर लंबाई रखने के लिए हमें क्या करना है? डी का मान रख देना है, ए डैश का मान रख देना है, और यहाँ पर एन का मान रख, मतलब सभी चीजों का हमें मान रख देना है। तो यहाँ पर हमें मान किस किस चीज का पता है? मान हमें एन कैप का पता है, ए का पता है, और डी डी हमारी कोई भी राशि है। देखिए हमने लास्ट में इसे फिर माइनस कर दिया।
और नीचे हमें केवल एन एन सदस्य जो कि हमें दिया गया था उसका हमें परिमाण रखना है। ठीक है, इसका परिमाण हम नीचे रख देंगे। अब इसका परिमाण से हम कैसे क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यह है हमारी, ताकि इकाई सदस्य बन जाए। जहां पे इन दोनों को उसके मान लो किसी भी सदस्य को उसके परिमाण से भाग कर देते हैं तो वह हमारी इकाई सदस्य बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। इसे हम क्या करेंगे, आई का आई के साथ गुणा करेंगे, जे का जे के साथ गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में हमारे अदिश गुणनफल का चिन्ह जो कि डॉट है वह दिया गया है। और के का हम के साथ गुणा करने वाले हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ए x1, बी y1 और सी z1। और माइनस में डी हमारा ज्यों के त्यों आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो भी एक बिंदु की समतल के बीच की दूरी थी वह हमें पता चल गई है। अब आपको बता देता हूँ, ए बी और सी और डी थे, यह क्या थे हमारी, यह हमारे सीधे सीधे समतल के समीकरण का समीकरण से हम निकाल देंगे। यहाँ से ए बी सी हमें पता चल जाएगा। x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z है हमारी, z1 है हमारी पी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स। तो पी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स भी हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, तो वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे समतल पर लंब की लंबाई निकल आएगी, जो कि हमारे पी बिंदु से समतल के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे देख चुके हैं। अब एक उदाहरण भी हम करेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण करेंगे और उसके बाद हमारा आज का भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण को हम देखेंगे, तो उदाहरण पे पहले हमें एक बिंदु दी गई है और साथ में एक समतल का समीकरण दिया गया है, से हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम बिंदु बिंदु के हम इसको स्थिर राशि के रूप में लिख लेंगे। तो इसमें से जीरो 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 को घटाना है, जिससे कोई फर्क तो ज्यादा पड़ने नहीं वाला, तो इसको हम ऐसे ही की ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो किया जाएगा 2 के साथ आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ठीक है, 2 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। यह हमारा उदाहरण ये सदिश आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम अब आर सदिश को देखते हैं। आर सदिश में वो यह हमारे समतल का समीकरण है, तो यहाँ पर आर सदिश तो हमें दी गई है, उसको नहीं देखना। हमें केवल यहाँ पर एन सदिश निकालनी है। तो एन सदिश देखिए हमें सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बराबर क्या लिखते थे, उसके बराबर हम लिखते थे डी को। तो हमें डी भी यहाँ से मिल जाएगी। डी का मान कितना है, डी का मान हमें दिया गया है 4। ठीक है, अब हम इसे निकालते कैसे थे, तो इसका सूत्र मैं आपको याद दिला दूं, ए डॉट एन कैप माइनस का डी भागे एन का परिमाण। ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले ए सदिश और एन सदिश दोनों का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसे निकाल लेना है, जिसे हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। तो उसमें से डी को घटा देना है और फिर जो भी हमारी संख्या आएगी उस पूरे को हमें एन सदिश के परिमाण से भाग दे देना है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं ए सदिश और एन सदिश के बीच के अदिश गुणनफल को। ठीक है, तो अदिश गुणनफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हें करके देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 आ जाएगा हमारा 12। इन दोनों का गुणा आ जाएगा 12। फिर 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 5 गुणा, और देखिए यहाँ पे -का 3 है, तो अब आपको ध्यान रखना है। 5 गुणा -का 3 आ जाएगा -का 15। उसका हम देखते हैं -का 3 गुणा 2 जो कि आ जाएगा -का 6। ठीक है, और उसके बाद -का 4 हम जो कहते हो लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 12 -का 15 -का 6 -का 4, यह हमारे मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर से क्या मतलब, यह हमारे जीरो से कम नहीं हो सकता। आप आपको इस चीज से भी ध्यान रख सकते हैं कि दूरी हमारी कभी जीरो से कम नहीं होती। ठीक है, तो अब इसे हल करते हैं। तो पहले से हम माइनस माइनस वालों को हल कर लेंगे। तो -का 15 -का 6 यह हो जाएगा -का 21। इसमें से -का 4 और घटाएंगे तो यह हो जाएगा -का 25। तो 12 में से हम घटाने वाले हैं -के 25 को। जब मैं 12 में से 25 घटाऊंगा तो यह क्या आ जाएगा, -का 13। और चूंकि मैंने अभी बताया कि यह मॉड्यूलस के अंदर दिया गया है, तो -का 13 बन जाएगा हमारा 13। और चलिए अब इसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो पहले हम 6 का भाग करेंगे, फिर 3 -3 का भाग करेंगे और फिर 2 का भाग करेंगे। फिर इन तीनों को जोड़कर हम उसका अंडर रूट, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, वो निकाल देंगे। ठीक है, तो 6 × 6 हो जाएगा 36, -3 गुणा -3, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो -3 गुणा -3 हो जाएगा 9, और 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 45, 45 और 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 49। तो अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है? यह होता है हमारी 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 इसे लिख देंगे, वह हमारी 13 के बराबर ही आने वाला है। ठीक है, यह मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी? वह निकल आएगी 13/7। ठीक है, और इसको मैंने बताया कि हम दूसरे वाले मेथड से भी निकाल सकते थे, जो कि हमने अभी कार्तीय रूप पढ़ा। उसमें हम ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे लगा देते। देखिए, इसमें उस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, आर सदिश डॉट एन कैप सदिश कर देते। लेकिन देखिए, इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या है, उसमें हमें आर सदिश डॉट एन कैप सदिश करना होता था, लेकिन हमें इसमें पहले से ही कर दिया गया होता है। देखिए, यह हमारी ए सदिश है एक तरह से, यह मेरी आर सदिश है, या फिर इसको आर सदिश मान लीजिए, यह हमारी ए सदिश है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों का अदिश गुणनफल निकालना है। तो हम ए को आई x1 के साथ लिख देंगे, और बी को y1 के साथ, और सी को z1 के साथ। क्योंकि यहाँ पे आई वाले को आई के साथ, जेड वाले को जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यह कार्तीय रूप भी निकाला गया है। मतलब कि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपको जो सही लगे, जो भी मेथड आपको सरल लगे, आपको उसी से इसको हल कर देना है। ठीक है। हम्म तो अब सीधे हमारे यहाँ पे भाग को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हम समतल के दिए गए बिंदु से दूरी को पढ़ चुके हैं। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा उसका कार्तीय रूप। जो भी समतल से दिए गए बिंदु से दूरी थी, आज हमने कार्तीय रूप को पढ़ लिया है। कार्तीय रूप को देखिए, यहाँ पर मैं क्या बता देता हूँ, वह क्या था। वह था हमारा ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी z1। और उसमें से हम डी को घटा देते। डी क्या थी? डी थी हमारी उस समतल से मूल बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, और उसको हमें किससे भाग देना है? उसको हमें भाग देना है वो जो कि हमारी एन सदिश थी। एन सदिश को उससे हम उसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमें उसकी न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। और उसके बाद एक उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 24 की मदद से हम इसे देख भी चुके हैं। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। ठीक है, यह कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो यह मुझे एक समतल दिया गया होगा, और यह एक तरीके से एक रेखा दी गई होगी जो कि इसके बीच से जा रही होगी। ठीक है, तो इस रेखा और समतल के बीच में जो भी कोण बनने वाला है, उसे में हम निकालने वाला है। देखिए, अब आप देखेंगे इसी तरह से। देखिए, एक इस साइड भी कोण बनेगा, और एक हमारा कुछ इस तरीके से इस साइड भी कोण बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए, दोनों कोण बनेंगे, तो दोनों कोणों में से जो भी कोण हमारा न्यूनतम आएगा, जो भी कोण हमारा सबसे कम आने वाला है, हमें केवल उसी को कंसीडर करना है। ठीक है, जो भी हमारा कोण सबसे न्यूनतम आएगा, हम उसी को मान लेंगे, और वही हमारा सबसे उनके बीच का कोण होगा। और उसके साथ हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 25, जो कि हमेशा होता है कि पहले हम उसके टॉपिक को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम उसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम उदाहरण नंबर वो समतल और रेखा के बीच के कोण को पढ़ेंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 25, जो कि उसी टॉपिक पे बेस्ड होगा, उसको हल करेंगे, ताकि आपने जो भी टॉपिक में पढ़ा है उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हमें उसे कैसे हल करना है, और आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि उसे कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के भाग को बस हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी मैंने अभी उदाहरण करवाया है, वो एक बार आप खुद से जरूर करके देखिएगा। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।